हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट फ्यू डेज से आपको लेक्चर्स लगातार मिल रहे हैं। सभ्यताओं का दौर चल रहा है और हम वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे हैं, राइट। इससे पहले कि आगे के पार्ट को हम आगे बढ़ाएं, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आया कि सर वॉइस क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कीजिए। तो बात ये है कि अभी मेरे पास जो डिवाइस है ना वॉइस के लिए, वो मेरा पुराना डिवाइस ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और नया डिवाइस ऑर्डर किया हूँ। तो कुछ 2 से 4 दिनों में नया डिवाइस आप अवेलेबल जैसे हो जाएगा तो आपको वॉइस क्वालिटी भी बढ़िया मिलने लगेगा। तो चलते हैं आज के लेक्चर में। हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता में हमने विभिन्न प्रकार के वैदिक समाज को देखा। देखा कि वैदिक जो ऋग वैदिक काल है वो 4 भागों में बटा हुआ है। उस भाग के कौन कौन से उपनिषद है, कौन कौन से ब्राह्मण हैं, छंद हैं, निरुक्त हैं, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा था। और साथ में देखा कि भाई सभा समिति और विधत क्या था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। वैदिक सभ्यता के अगर लेक्चर्स को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप एक एक करके देख सकते हैं। फास्ट फॉरवर्ड में भी देख सकते हैं अगर आपको समय की बचत करनी है। और डिटेल्स देखना है तो आप आराम से देखिए बैठकर। और दूसरा कि आई बटन को प्रेस करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज आगे चलेंगे, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग आज ऋग वैदिक समाज के राजनीतिक स्थिति से लेकर आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारा का सारा सेशन। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ऋग वैदिक राजनीतिक स्थिति के बारे में बातें हो रही है। तो भाई क्या है ऋग वैदिक राजनीतिक स्थिति। तो भाई कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति। सबसे बड़ी बात है कि ऋग वैदिक जो समाज की स्थिति है वो कबीलाई संरचना पर आधारित जो ग्रामीण संस्कृति है इस पर बल दिया गया है। हाँ, तो कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। भाई हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा कि एक शहरी संस्कृति का द्योतक है। परंतु जैसे ही वैदिक सभ्यता आती है वो शहर का जो स्ट्रक्चर है ना, वो शहरी संस्कृति, शहरी परंपरा विलुप्त हो जाती है। कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति हो जाती है। मतलब छोटे छोटे लोग झुंड में रहना शुरू कर देते हैं। एक एकत्र होकर नहीं बल्कि कबीले बनाकर छोटे छोटे झुंड में रहना शुरू कर देते हैं। प्रारंभिक तौर पर शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। आपको इसके विषय में समझ में आ रहा होगा। आगे क्या है देखिए। तो कह रहा है कि राजा जनश्य, गोपा, पुरभेत्ता, विषपति, गणपति और गोपति इस नामों से जाना जाता था। तो भाई राजा को विभिन्न नामों से जानते हैं। आपको कोई भी ऑप्शन दे सकता है कि क्या ऋग्वैदिक समाज में राजा को इस नाम से जाना जाता है या निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता था। अलग अलग कबीलों में हो सकता है अलग अलग टर्म का उपयोग किया जाता हो, पर राजा को इन सभी संज्ञा के आधार पर जाना जाता था। तो क्या क्या है। तो पहला याद रखिएगा जनश्य, दूसरा गोपा, दूसरा तीसरा जो है पुरभेत्ता, चौथा विषपति, पांचवा गजपति और छठा गोपति। ये 6 टर्म आप याद रखिएगा। इन 6 टर्म के आधार पर राजा को जाना जाता था, राइट। आगे अगर बात करें तो स्त्री सभा समिति तथा विदत का हिस्सा थी। सभा क्या था, समिति क्या था, विदत क्या था, मैंने बताया था। भाई सभा मैं आपको बेसिकली फिर से एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सभा जो थी वो कुलीन लोगों की संस्था थी जिनका काम होता था कानून बनाना। समिति क्या था, तो भाई ये सामान्य लोगों की संस्था थी। और विदत क्या था, तो विदत एक ऐसा संगठन था जो ऋग वैदिक काल का सबसे पुराना संगठन था। और यहाँ पे लूटपाट खसोट की चीजों का बंटवारा होता था। और साथ साथ में यहाँ पे क्या होता था, तो भाई धार्मिक चर्चाएं भी होती थी। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल्स में बताया है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो आगे क्या कहता है कि सभा समिति और विदत में स्त्रियां भी भाग लेती थी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा जन प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती थी। याद रखिएगा प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई होती थी जहां पे राजा शासन करते थे, उस सर्वोच्च संस्था क्या कहलाती थी, जन कहलाती थी। इसको आप माइंड में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राजा नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। भाई राजा का कोई स्थायी सेना नहीं होता था। राजा समय समय पर सेना का जो स्ट्रक्चर है, जो फाउंडेशन है, उसको बदलता रहता था। तो राजा का कोई नियमित स्थायी सेना नहीं हुआ करता था। इस पे आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हम लोग प्रमुख क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई किन क्षेत्रों में आखिर वैदिक सभ्यता जो फैला वो किन क्षेत्रों में फैला, कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे वैदिक सभ्यता पनपी। तो अलग अलग विचारकों को अलग अलग क्षेत्र समझ में आए हैं, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र सुझाए भी हैं। पर बेसिकली किन क्षेत्रों पर वैदिक सभ्यता फैला था उन सारे क्षेत्रों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
तो पहला है, सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है सप्त सैंधव का क्षेत्र। याद रखिएगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर कुल 7 संख्या में नदियां थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर 7 नदियों में यह सभ्यता फैली हुई थी, जिसे सप्त सैंधव का क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि सप्त सैंधव क्षेत्र में आपको याद आएगा कि हड़प्पा सभ्यता भी कहीं ना कहीं यहीं पर एग्जिस्ट करती थी, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे। सप्त सैंधव क्षेत्र से हड़प्पा का भी बहुत बड़ा लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वैदिक सभ्यता के बारे में बता रहा हूँ कि ये सप्त सैंधव क्षेत्र क्या था। तो भाई 7 नदियां, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। एकदम आसानी से आपको याद हो जाएगा, सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नदियों का जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं ऋग वैदिक काल में ये सप्त सैंधव क्षेत्र कहलाता था। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त कौन सा क्षेत्र था? तो दिल्ली के समीप, वर्तमान जो भारत का नक्शा है वहां पे आप जो ऊपर में दिल्ली का हिस्सा देखते हैं, उसके आसपास का जो एरिया था वो ब्रह्मवर्त कहलाता था। और आर्यवर्त क्या था? तो वह हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक। वर्तमान में भी भारत को आर्य से ही टर्म किया जाता है, आर्यवर्त से ही टर्म किया जाता है। तो चूंकि इसका कारण ये है कि भारत जो है ना वो आर्यों की बहुलता का देश है। आज भी जो प्रजाति रहती है भारत में उसमें सबसे ज्यादा आर्य लोग ही रहते हैं, ठीक है। हालांकि आज वैदिक सभ्यता में आए हैं, पर वर्तमान जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम क्या है? आर्य है। तो इसलिए आर्यवर्त कह के भी भारत को हम लोग टर्म करते हैं। तो याद रखिएगा, ब्रह्मवर्त दिल्ली के समीप का क्षेत्र और आर्यवर्त हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक का क्षेत्र कहलाता है। क्लियर याद रहेगा। दक्षिणापथ और उत्तरापथ आप इसको याद रखिएगा। तो दक्षिणापथ जो है विंध्याचल पर्वत के दक्षिण का भाग, और उत्तरापथ विंध्याचल पर्वत के उत्तर हिमालय पर्वत जो क्षेत्र थे उसके भाग को उत्तरापथ कहते थे। ब्रह्मर्षि याद रखिएगा, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। गंगा नदी, यमुना नदी, इसके बीच का दोआब का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग किस नाम से जानते थे? तो भाई इसको हम लोग ब्रह्मर्षि के नाम से जानते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन सा एरिया था जहां पे सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता जो है वो फैली हुई थी। क्लियर है। सप्त सैंधव क्षेत्र, ब्रह्मवर्त क्षेत्र, आर्यवर्त क्षेत्र, दक्षिणापथ, उत्तरापथ और ब्रह्मर्षि क्षेत्र, इन सारी चीजों को आप याद रखिएगा अच्छा से। अदर फैक्ट के बारे में अगर हम बातें करें, इसके अदर फैक्ट के बारे में अगर बातें करें तो याद रखिएगा, ऋग्वेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 हिस्सा दे दिया जाता था। ऋग्वेद कहता है, सॉरी अथर्ववेद कहता है कि कुल इनकम जो होता था, कुल इनकम उसका 1/16 माने 16 भाग कर दिए और एक भाग किसको प्रेजेंट कर दिए? भाई राजा को, कि ये राजा के हिस्से में रहेगा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या कहता है कि बलि जो है वो एक प्रकार का कर था। बलि क्या था? तो एक प्रकार का कर था, याद रखिएगा, टैक्स था बलि, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण तथा दुखों का स्रोत बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री जो है वो कृपण है, अर्थात दुखों का स्रोत है, पुत्री है तो दुख है। हालांकि इसका नकारात्मक अर्थ ना निकाले, इसका सही अर्थ ये होता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्रियां हैं तो पुत्रियों के साथ बहुत सारे कंडीशंस होते होंगे पुराने समाज में। हालांकि उस समय सामाजिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, उतना टेक्नोलॉजी की तो बात है ही नहीं यहाँ पर स्थिति जो सामाजिक व्यवस्था थी वो भी नहीं थी। हमने अभी पढ़ा कि समाज कबीलों में बटा हुआ था, इसी कारण से स्त्रियों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा। सुरक्षा यानी बात करें कि इन टर्म्स ऑफ की उनकी देखभाल के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता होगा, जिसके कारण धन, साथ साथ में सैनिक, साथ साथ में बल का प्रयोग किया जाता होगा। इसलिए स्त्री को क्या बता दिया गया सीधा कि भाई ये क्या है? दुखों का कारण है, दुखों का कारण है। इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। क्लियर है। यहाँ तक सारे फैक्ट आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियरली समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब देखिए, ऋग्वैदिक समाज के बारे में बातें करते हैं, है ना। तो ऋग्वैदिक समाज के बारे में पहली बात करें तो संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। याद रखिएगा, गोत्र, हम लोग ऋषियों के नाम के आधार पर गोत्रों को जानते हैं ना, जैसे कि कश्यप हो गया, वैश्यप हो गया, जितने सारे गोत्र होते हैं, ठीक है। तो संबंध का जो आधार होता था ना वो गोत्र मूलक, गोत्र मैच किए, मिसमैच किए, कुछ गोत्र का सेटिंग फंडामेंटल हुआ और उसी के आधार पर संबंध स्थापित किए गए। तो संबंध का आधार जो है वो गोत्र होता था। दूसरा क्या है कि पहचान भी गोत्र से की जाती थी। ऋग्वैदिक समाज में लोगों की पहचान जो होती है भाई वो कैसा है, हालांकि कोई था ही नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था तो थी ही नहीं, तो पहचान कैसे करें? तो पहचान की जाती थी गोत्र से। गोत्र से व्यक्ति की श्रेष्ठता का पता लगाया जाता था। कब? ऋग्वैदिक समाज में। याद रखिएगा इसको। आगे क्या कहता है?
समाज कुछ हद तक समता मूलक थी, यानी कि भाई समानता पे विशेष ध्यान कुछ हद तक था, क्योंकि वर्ण व्यवस्था तो थी नहीं, उच्च नीच था नहीं, जाति पाति था नहीं, गोत्र के आधार पर तो गोत्र किसी का कुछ भी हो सकता था। तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि समाज जो है वो समता मूलक थी, यानी कि समानता पर ध्यान देकर चलता था। राइट, चलिए आगे देखिए, 3 वर्ग हुआ करते थे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पुरोहित, दूसरा राजन्य और तीसरा सामान्य। पहला पुरोहित जो पूजा पाठ का काम करेगा, सीधा गॉड से यानी कि भगवान से कनेक्शन बनाएगा। दूसरा होता था राजन्य जो शासन कर चलाएगा, इसकी व्यवस्था को स्थापित करेगा। और तीसरा क्या है, सामान्य लोग जो हम और आप हुआ करते हैं, ये सारे सामान्य लोग की कैटेगरी में आते थे। क्लियर है? आगे देखिए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की चर्चा मिलती है। आपको पता होगा कि 7वां मंडल सबसे पुराना और 10वां मंडल सबसे नया है। तो आपको पता चल रहा होगा कि ऋग्वैदिक काल के कहीं ना कहीं समाप्ति के दौर में, या फिर कहीं के उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध में, यानी कि शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं 4 वर्ण आया होगा। तो कब आया, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल के समाप्ति के समय मान लेते हैं कि लगभग 10वें मंडल की जब रचना चल रही थी, अंतिम मंडल के बारे में जब बातें हो रही थी, उसी के पुरुष सूक्त में, ठीक है, 4 वर्णों की चर्चा मिलती है। और 4 वर्ण क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, इनको याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, समाज जो है, ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। स्त्रियां भी बेहतर स्थिति में थी, यानी कि समाज हमेशा, याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक ही था। पूरे ऋग्वैदिक काल में समाज हमेशा पितृसत्तात्मक था, परंतु याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था, यहाँ पे पितृसत्तात्मक था। हड़प्पा कहीं ज्यादा डेवलप नहीं लगता आपको ऋग्वैदिक काल से या फिर उत्तर वैदिक काल से? हड़प्पा का जो सोसाइटी था, तो कहीं ना ये क्यों नहीं सोचते कि महिलाओं की स्थिति अगर बेहतर कर दी जाए समाज में तो हो सकता है डेवलप ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये सभ्यता बाद में आई, इसको और उन्नत होना चाहिए था, पर देखिए एक ही रीजन था, एक छोटा सा रीजन तो जरूर ये कह सकते हैं आप कि भाई समाज में महिलाओं की स्थिति के कारण भी कुछ डिफरेंस था, वहां पे महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। यानी कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, वहां पे महिलाओं की स्थिति में प्रधानता दी गई थी, इसी वजह से थोड़ा ज्यादा डेवलप था। मे बी ये भी तो कॉज हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग भी अपने समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर करके देखें, हो सकता है हमारा समाज ज्यादा डेवलप हो जाए। तो चलिए, ये तो सोचने वाली बात थी, आगे चलते हैं। खैर, तो कहता है कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था, शिक्षा की भी व्यवस्था थी। उपनयन संस्कार मतलब समझ में आ रहा है आपको? जनेऊ धारण, ब्राह्मण लोग जो आजकल जनेऊ धारण करते हैं ना, इसको उपनयन संस्कार कहते हैं। तो भाई पहले तो कोई ब्राह्मण नहीं था, ये बात जान लीजिए। पहले ना ही कोई ब्राह्मण था, ना ही कोई क्षत्रिय था, ना ही कोई वैश्य था, ना ही कोई शूद्र था। सारी व्यवस्थाएं कर्म पर आधारित थी, जन पर आधारित नहीं थी। एक समय के बाद जब ऋग्वैदिक काल का अंत होता है, उत्तर वैदिक काल के शुरुआती दौर में, तो ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण कहलाने लगे, क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय कहलाने लगे। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसे ऋग्वैदिक काल का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था जो जन्म आधारित नहीं थी, वर्ण आधारित नहीं थी, जन्म आधारित थी। मतलब आपके काम में कैसे कैपेसिटी है, अगर आप शिक्षण पठन पाठन का काम कर सकते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, अगर आप में बाहुबल ज्यादा है तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था थी, इसको ध्यान में रखिएगा। तो भाई क्या कह रहा है कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था और शिक्षा की भी व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी, महिलाओं को शिक्षा दिया जाता था। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, स्त्रियां सभा समिति और विदत का हिस्सा थी। पहले हम बताते हैं कि स्त्रियां सभा समिति और विदत में भाग लेती थी। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। याद रखिएगा, स्त्रियां जो हैं पति के साथ बैठ सकती थी। हमने विभिन्न यज्ञों की चर्चा की, अश्वमेध, राजसूय, बहुत सारे यज्ञों की चर्चा की। इन यज्ञ में स्त्रियां अपने पति के साथ आराम से बैठकर भाग ले सकती थी। चलिए ध्यान में रखिएगा कि अपला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, ये सभी जो थे, इन्होंने ऋचाओं की रचना की थी, माने वैदिक ऋचा के लेखन का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो अपला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता, इन सभी को वैदिक ऋचा के लेखन का श्रेय दिया जाता है। हमने बताया है कि ऋचाओं की संख्या कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए आगे, दास प्रथा प्रचलित थी। याद रखिएगा सर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दास प्रथा लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, गुलाम बना के काम कर, आपको मैंने खरीद लिया लाइफ टाइम के लिए, जब जितने दिन आप जीवित हैं आप मेरे अंडर में रहिएगा, मेरी आदेशों का पालन कीजिएगा, तो ही आप मेरे दास कहलाएंगे। तो ये दास प्रथा कब थी? तो याद रखिएगा ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थी। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दास घरेलू कार्य के लिए थे, ना कि कृषि कार्य के लिए। इसको बहुत बेहतरीन ढंग से एकदम दिमाग में लगा लीजिए कि दासों को कृषि काम में नहीं लगाया जाता था। दास बस मालिक के इर्द गिर्द घूमेंगे और घर का काम ही करेंगे।
जो कि स्पेशली जो मालिक हैं, जो कि उनका मास्टर है, उनके आसपास ही घूमेगा, उनके आदेशों का पालन करना उसकी प्राथमिकता होगी। क्लियर है? आगे देखिए अमाजू। अमाजू क्या होती थी? तो ऐसी महिलाएं जो जीवन भर विवाहित नहीं करती थी, तो जीवन भर अविवाहित लड़की को अमाजू कहा जाता था। जीवन भर जो अविवाहित लड़की रहेगी, याद रखिएगा, अमाजू कहा जाता था। अच्छा, मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ था। याद रखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं, हालांकि चावल का वर्णन तो, पर जौ का वर्णन तो हमारा सैंधव सभ्यता में भी मिलता है। तो इसको याद रखिएगा कि मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था, कि चावल और जौ था। इसको ध्यान में रखिएगा। घोड़े का मांस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सर। घोड़े का मांस अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर खाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ जब होता था, यानी कि जब घोड़े का मांस खाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? मैंने बेसिकली बताया था कि एक घोड़ा होता था, एक यज्ञ होता था, यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था। घोड़ा जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता था, वो राज्य यज्ञ करने वाले शासक के अधीन मान लिया जाता था। और अगर वे राज्य उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जिन्होंने यज्ञ किया उससे युद्ध कीजिए भाई, युद्ध करके साबित कीजिए कि आप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे। तो यही अश्वमेध यज्ञ था। तो अश्वमेध यज्ञ जब होता था, उस विशेष अवसर पर घोड़े के मांस का सेवन किया जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा। गाय अधन्या, न मारने योग्य। गाय को अधन्या कहा जाता था, यानी कि गाय को नहीं मार सकते। आज भी वैदिक कल्चर का जो एडप्शन हुआ है, उसमें भी गाय की एक विशेष स्थिति बनी हुई है। गाय को हम लोग माँ के समान पूजते हैं ना। तो उस समय से लेकर ही गाय को इस तरह से पूजा जा रहा है। यानी कि गाय अधन्या थी, जिसको मारा नहीं जा सकता था, न मारने योग्य। मारना नहीं है, टच भी नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। तो गाय अधन्या थी। आभूषण की बात कर ले थोड़ा सा, अगर ऋग वैदिक काल में आभूषण, तो कर्ण शोभन, कान की बाली जो पहनते थे, वो प्रचलित था। साथ में कुरीर। कुरीर क्या होता था? सिर पर पहने जाने वाला ताज या मुकुट, जो भी कह लीजिए, वो कुरीर कहलाता था। साथ में निस्क, यानी कि गला में जो लॉकेट कह लीजिए या फिर नेकलेस कह लीजिए, जो भी कुछ गला में डाला जाए उसको ही निस्क कहा जाता था। साथ में जोंचनी। जोंचनी क्या होती थी? अंगूठी होती थी। जोंचनी अंगूठी होती थी। तो इस प्रकार से हमने आज ऋग वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति के बारे में, प्रमुख क्षेत्र के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, और साथ साथ में उनके उसके समाज के बारे में और आभूषण के बारे में पढ़ लिया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, जितनी चीजें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम के लिए, जो महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेहतर से बेहतर वीडियो आपको और प्रोवाइड किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।